एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सारे सुरक्षित स्वस्थ अपने घरों पर हैं और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर भी रहे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि फोटोन क्या होता है, क्वांटम क्या होता है, छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, बंडल्स के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब और रेडिएट होती है। उस चीज़ को हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे हमने एक फॉर्मूला भी देखा था E=h न्यू। और अगर हमारे पास मल्टीपल फोटॉन्स है तो E=n×h न्यू। न्यू होता है फ्रिक्वेंसी, न्यू की वैल्यू होती है c/λ, जहाँ पे लैम्डा होता है वेवलेंथ। ये चीज़ें हमने कुछ लास्ट टाइम पे डिस्कस किया है। आज का जो भी अपना टॉपिक है वो काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है और यहाँ पे हम काफ़ी कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से आज के पूरे कॉन्सेप्ट को समझोगे। आज मैं तुम्हें ओनली कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। लेकिन पहले अगर उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हें वो पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ध्यान से समझोगे। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज का टॉपिक का नाम है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले भी नाम सुन चुके होंगे, पहले भी चीज़ों को देख चुके होंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 9th-10th के अंदर भी जनरली बात किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें बात करेंगे, इसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे, इसमें क्या बताया हुआ वो देखेंगे। सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। और क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, ठीक है। मेन चीज़ है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो क्वेश्चन बनने की वजह से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो समझोगे क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक डायग्राम तुम्हें बताता हूँ, इस डेफिनेशन को हम उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक डायग्राम है सिंपल, जिसमें ये है अपने पास एक मेटल, ठीक है। इधर एक डिटेक्टर लगा हुआ है, मैं मेंशन कर देता हूँ चीज़ें साथ साथ में। ये अपना है एक मेटल, ये इस साइड में इधर मैंने लगा रखा है डिटेक्टर, ठीक है। क्या काम है इनका, सारी चीज़ें बताऊंगा, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अगर तुम लोगों को याद हो तो करंट को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको बोलते हैं अमीटर। इसको क्या बोला जाता है, अमीटर। उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। और इसको एक वोल्टेज के साथ मैंने इस तरीके से ऐड किया। ये पर्टिकुलर मेरा एक सिस्टम है, ठीक है। चलो चीज़ है, यहाँ पे मैंने मेटल लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने डिटेक्टर लगाया हुआ है, ठीक है। क्या काम है डिटेक्टर का, क्या काम है मेटल का, इसका क्या काम है वो बता देता हूँ। उसका काम है कि करंट मेजर करना, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। या वोल्टेज लगाया हुआ है, ऑफकोर्स वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। अब क्या होता है, लिखा हुआ है क्वेश्चन या डेफिनेशन, सर्टेन मेटल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। कुछ मेटल्स क्या होते हैं जब उनके ऊपर लाइट एक्सपोज की जाती है। किस तरीके से, कि सपोज ये तुम्हारा मेटल रखा हुआ है, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से लाइट को एक्सपोज किया गया, ठीक है। लाइट को एक्सपोज किया गया तो इन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि ये मेटल, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको इजेक्ट करते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये सपोज मेरे पास कोई मेटल है और इस मेटल के ऊपर ये लाइट जाके यहाँ पे गिरी, ठीक है। तो इस मेटल की टेंडेंसी होती है कि इसके अंदर, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है, उनको इजेक्ट कर देता है। तो ये मेटल की टेंडेंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और हमें पता कैसे चलता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने डिटेक्टर लगाया हुआ है। ये डिटेक्ट करता है कि इधर से कोई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। चीज़ क्लियर है यहाँ पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि सर्टेन मेटल्स व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जब उनके ऊपर लाइट को एक्सपोज किया जाता है ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी। लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब ये वाली जो लाइट में बात करूँ, ये वाली जो लाइट जिसको मैं इसके ऊपर एक्सपोज कर रहा हूँ, इसकी फ्रिक्वेंसी एक अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। उसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जब लाइट इसके ऊपर गिरती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। कब होंगे, जब लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है, लाइट की जो एनर्जी है, वो एक अप्रोप्रिएट वैल्यू होनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर है तुम लोगों को, थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया और हमें पता चल गया कि इधर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। चीज़ क्लियर है। तो इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है।
पहला डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए विद डायग्राम। फिर से समझा रहा हूँ, समझोगे आराम से, क्योंकि ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्टेन मेटल्स, कुछ मेटल्स जिनके ऊपर कभी कोई लाइट एक्सपोज होती है तो उन मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं। सपोज मैं एक मेटल हूँ, ठीक है, मेरे पास इधर से कोई लाइट आ रही है, तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा हूँ, इजेक्ट कर रहा हूँ। कब करूँगा, जब उस लाइट की फ्रिक्वेंसी, उस लाइट की एनर्जी एक अप्रोप्रिएट वैल्यू से ज़्यादा होगी, तभी मैं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाऊंगा। अदरवाइज मेरी टेंडेंसी नहीं होगी कि मैं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करूं। और वो उसकी वैल्यू क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये सिंपल सा डायग्राम विद डेफिनेशन तुम्हारा क्लियर है, ठीक है, कि अप्रोप्रिएट वैल्यू की फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने इस पर्टिकुलर मेटल पे एक्सपोज किया और इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हुआ। इस फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चीज़ क्लियर, चीज़ क्लियर, बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है, आगे की बात करते हैं। इसके अंदर फिर क्या हुआ, इसके बाद हमारा साइंटिस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन की बात करते हैं। आइंस्टाइन, हाँ, अब डरना मत, केमिस्ट्री के अंदर भी फिजिक्स वाले लोगों का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और एक और बात है, इस चीज़ को मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा, ये चीज़ तुम्हें फिजिक्स के अंदर भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ है, दोनों के सिलेबस में है। तो यहाँ अच्छे से कर लोगे तो वहाँ उतना एफर्ट ज़्यादा डालना नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा और अटेंशन चाहिए। एक और फैक्टर मिल चुका है ज़्यादा अटेंशन लेने के लिए। आइंस्टाइन की बात करें तो आइंस्टाइन ने कुछ सजेशन दिए इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस की, अगर हम बात करें तो उसके अंदर। तो आइंस्टाइन बोलता है कि ये जो लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है या लाइट की जो एनर्जी है, ये एनर्जी दो तरीके से यूज होती है, ठीक है। जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन यूज्ड इन टू वेज, दो तरीके में, दो काम के अंदर वो एनर्जी जा रही है, ठीक है। आइंस्टाइन बोलता है कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो लाइट यहाँ पे आ रही है, इस लाइट की जो एनर्जी है, वो एनर्जी को हम दो पार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका यूज कहाँ है। पहला क्या बोलता है उसको समझोगे। पहला ये बोल रहा है कि सपोज मैं अगर तुम लोगों को बोलूं कि लाइट अगर उसके ऊपर गिरती है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलना इजी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, टन। इसके बाद न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये चीज़ तुम लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकालना है तो सबसे पहला तुम्हारा काम होगा कि उस इंटरेक्शन फोर्स को कम करना या उस इंटरेक्शन फोर्स को ख़त्म करना। चीज़ क्लियर है। तो पहला काम क्या करेगी, जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की, ये एनर्जी पहला काम ये करेगी कि जो उनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है उसको सबसे पहले कम करो। अगर वो कम नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस लगातार इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। एक कंडीशन अगर हम ऐसी बना दें कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच नहीं पाए तो हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाए। चीज़ क्लियर है। तो कुछ एनर्जी कहाँ पर जाएगी, कुछ एनर्जी जाएगी ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड मेटल। में सिंपल लिख रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और मेटल का जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन और मेटल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहाँ हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो हमने एनर्जी प्रोवाइड किया और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ एनर्जी यहाँ चली गई, बाकी एनर्जी जो बची होगी, मतलब इसमें से कुछ एनर्जी कहाँ गई, यहाँ पे। बाकी एनर्जी जो बची होगी वो एनर्जी काम में आएगी एज अ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv²। तो उसे स्पीड, एक वेलोसिटी मिलेगी ताकि वो ट्रेवल कर पाएगा। चीज़ क्लियर है। तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो दो काम में यहाँ पर हमारी एनर्जी यूज हो रही है। किसकी एनर्जी, इस लाइट का जो फोटोन है इसकी एनर्जी। किस किस काम में, इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करना है तो पहले फोर्स कम करना पड़ेगा, तो हमने पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया। सेकंड काम क्या किया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दिया, जो कि बाकी एनर्जी था।
चीज़ क्लियर है कि दो कौन से तरीके हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो पर्टिकुलर फोटोन की जो एनर्जी है वो यहाँ पर यूज़ हो रही है। पहले ये चीज़ तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए, इसके बाद आगे चलता हूँ और इसके बाद कुछ और चीज़ें यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, पहले हमारी डेफिनेशन क्लियर है, हमारा डायग्राम क्लियर है। इसके बाद अब ये जो मैंने यहाँ पे बात किया आइंस्टाइन वाला, इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं हम चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब पर्टिकुलर फोटोन है, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है हमारे पास, इसको ई मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड मेटल। यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, उसको समझोगे। मैं लिख रहा हूँ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, लिख रहा हूँ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कहीं पे इसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी लिखा सकता है क्योंकि इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उनके पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो के ई मैक्स लिखा जाता है। अब ये तो चीज़ समझ में आ रही है कि सर टोटल एनर्जी था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, पहला पार्ट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकेंड पार्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वाली चीज़ हमें समझ में आ रही है, टोटल एनर्जी वाली चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन सर इसका क्या मीनिंग है, इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं लिख रहा हूँ कि एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होगा। जैसे कि सपोज एक कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, ये मेरे पास पर्टिकुलर मेटल था, मैंने इस मेटल के ऊपर एक फोटोन को एक्सपोज किया। इस फोटोन का एनर्जी जो था वो 50 जूल के बराबर था। ठीक है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ी, वो एनर्जी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ी 30 जूल। ठीक है, बोल सकते हो कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू थी ये कितनी थी, 30 जूल। कौन सी वाली वैल्यू, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए था। अब क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे 25 जूल प्रोवाइड कर रहा हूँ और 30 जूल मुझे चाहिए इसके फोर्स को कम करने के लिए। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा? ठीक है, देखोगे, ध्यान से देखोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रहा तुम्हारे पास मेटल, मैंने इसके ऊपर लाइट को एक्सपोज किया। ये वाली जो लाइट मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, इस वाली लाइट का एनर्जी है 25 जूल। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने से पहले मुझे वो फोर्स को ओवरकम करना है, उसको डिक्रीज करना है, उसको ख़त्म करना है। तो मुझे वहीं पर 30 जूल चाहिए। मेरे पास है कितनी, 25 जूल। 30 जूल चाहिए, तो क्या सफिशेंट है? तो यहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी हमारे पास नहीं है, और अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो इस कंडीशन में मेरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हो पा रही है? इस कंडीशन में मेरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। किस कंडीशन में? जब हमारी टोटल एनर्जी की वैल्यू कम है इस वाली वैल्यू से। कौन सी वैल्यू? जो एनर्जी हमें चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में। ठीक है, अब सेकंड केस बनाते हैं। 25 जूल प्रोवाइड किया और 20 जूल चाहिए, किसके लिए? इस पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, 25 दिया, उसमें से 20 कहाँ चला गया? उस फोर्स को डिक्रीज करने में, ओवरकम करने में। बाकी का 5 कहाँ जाएगा? बाकी का 5 काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन के पास 5 जूल की एनर्जी भी साथ में एक्स्ट्रा होगी, जो कि उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। चीज़ क्लियर है? यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये किस कंडीशन में? जब 25 जूल 20 जूल है। ठीक है, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि 25 जूल हमने प्रोवाइड किया और 25 जूल ही इसको लगता है इसके फोर्स को कम करने में। ठीक है, मतलब इतना एनर्जी प्रोवाइड किया कि जस्ट वो फोर्स को वो क्या कर पाए, ओवरकम कर पाए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा, लेकिन उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होगी। चीज़ समझ में आ रही है? क्योंकि सारी की सारी फोटोन की एनर्जी कौन लेके चला गया या कहाँ चली गई? इस पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में। चीज़ क्लियर है? मतलब इतनी वैल्यू अगर होगी
तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। चीज़ क्लियर है, अगर इतनी वैल्यू होगी तो मेरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। बढ़िया। 25 जूल से अगर कम एनर्जी अगर है, 25 जूल से अगर कम एनर्जी है किसकी, इसकी, तो उस कंडीशन में क्या होगा। सपोज एक और कंडीशन में बना देता हूँ, मैंने यहाँ पे अभी 25 जूल लिया हुआ था, ठीक है। वापस से समझोगे चीज़ को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 25 जूल मैंने यहाँ पे भेजा, 25 जूल कहाँ पर चला गया, इस पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिली जीरो, बिल्कुल कोई एनर्जी हमें यहाँ पे नहीं मिली, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो गया, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो जीरो है। पॉइंट समझ में आ रहा है। सपोज इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 25 जूल प्रोवाइड करता हूं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहां से 24 जूल प्रोवाइड करता हूं तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा। 24 जूल भेज रहा हूं, 25 जूल चाहिए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाएगा। मतलब ये एक मिनिमम एनर्जी हो गई। ये क्या हो गई, ये एक मिनिमम एनर्जी हो गई जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए। अगर इससे कम एनर्जी हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया, जैसे कि यहाँ पे 24 जूल प्रोवाइड किया, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रोवाइड किया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, और उसके साथ 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी भी उसको एक्स्ट्रा मिलेगी, ठीक है। और अगर इसके बराबर प्रोवाइड किया तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। चीज़ क्लियर है, तीनों कंडीशन है। इसकी वजह से मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये एक मिनिमम एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन के पास, जो कि इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए। चीज़ क्लियर है यहाँ पे। इसी वजह से मैंने इसको, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखोगे इस चीज़ को, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। तो E इक्वल टू हो गया मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। E क्या हो गया, E हो गया फोटोन। फोटोन की एनर्जी होती है h इंटू न्यू के बराबर। न्यू है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन। चीज़ क्लियर है। मिनिमम एनर्जी ऑफ इजेक्टिव इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे W मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसका नोटेशन है ये प्लस KE मैक्स, इसको क्या मैं लिख रहा हूँ, KE मैक्स। न्यू क्या है, सारी चीज़ें मेंशन पहले करना ज़रूरी है। न्यू है मेरा फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन, ठीक है, या फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट हम बोल सकते हैं यहाँ पे, जो हम मेटल के ऊपर एक्सपोज कर रहे हैं। डब्ल्यू को क्या बोला जाता है, याद रखना है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। टर्मिनोलॉजी है, क्वेश्चन में यही टर्मिनोलॉजी वो यूज़ करेगा, तो डब्ल्यू याद रखना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैस एच क्या है, एच है तुम्हारा प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आई थिंक ये छोटी सी चीज़ें की तुम्हारे सामने क्लियर हो। अब आगे चलते हैं, कुछ और इसके आगे चीज़ें हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो ये पहले डेफिनेशन क्लियर है। इसके आगे एनर्जी हो गया एच न्यू, ये W है, इस W को क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। W को ही एच न्यू नॉट लिखा है मैंने, ठीक है। W को ही मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, W को मैंने एच न्यू नॉट लिखा है, मतलब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल की वैल्यू एच न्यू नॉट है। न्यू नॉट को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। नोटेशन है, नाम है, याद रखना है किसको क्या मैं बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। W को वर्क फंक्शन बोल रहा हूँ, न्यू नोट को थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोल रहा हूँ। इसी टर्मिनोलॉजी का वो यूज़ करेगा क्वेश्चंस के अंदर। तो न्यू यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गया एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। चीज़ क्लियर है, बिल्कुल चीज़ क्लियर होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। जहाँ पर न्यू नोट क्या है, वहाँ पर न्यू नोट है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। आगे चल, बहुत बढ़िया, इतनी चीज़ें तुम्हारे सामने क्लियर है तो बढ़िया, ठीक है। न्यू क्या होगा, न्यू होगा सी बाय लैम्डा, बिल्कुल न्यू क्या होगा, सी बाय लैम्डा। और अगर मैं बात करूँ तुम्हारे पास न्यू नोट क्या होगा, तो इसको बोलेंगे सी बाय लैम्डा नोट।
लेमडा नोट किसको बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और लेमडा क्या होगा? लेमडा किसकी वैल्यू है? लेमडा है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो फोटोन या लाइट जो हम एक्सपोज कर, वैल्यू पुट करते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नोट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू एच सी कॉमन लिया, 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नोट। तो ये फॉर्मूला तुम्हें मिला किसके फॉर्म में? वेवलेंथ की फॉर्म में। क्वेश्चन में अगर वेवलेंथ की फॉर्म में दिया होगा तो ये यूज़ करना है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया होगा तो ये यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 पुट कर रहा हूँ। चीज़ याद रहेगा, सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से समझोगे, एक एक चीज़ को समझोगे, कहाँ से मैं चीज़ें कहाँ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, टर्मिनोलॉजी समझोगे, लेमडा नोट क्या है, लेमडा क्या है, एच की वैल्यू तुम्हें पता है, सी की वैल्यू तुम्हें पता है, स्पीड ऑफ लाइट, न्यू क्या है, न्यू नोट क्या है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसको मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्राफ जो जनरली इंपॉर्टेंट होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने तुम्हें इक्वेशन नंबर 1 अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जो कि था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, है ना? चीज़ क्लियर है। तो न्यू नोट क्या है? न्यू नोट को एक और बोला जाता है, न्यू नोट है तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। न्यू नोट को क्या बोल सकते हैं? न्यू नोट को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी टू इजेक्ट टू मिनिमम फ्रिक्वेंसी टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो न्यू नोट वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जिस पे तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रहेगा। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखना है तुम लोगों को, क्योंकि सारी के सारा जो ग्राफ वाला चीज़ है मैं तुम्हें इसी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं, एक ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूं मैं बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूं। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसको समझोगे। ठीक है, तो कभी भी अगर ग्राफ तुम लोगों को बनाना है तो वाई एक्सिस इसको बोलते हैं, वाई एक्सिस इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो ये चीज़ें तुम्हारा वाई पे और ये चीज़ें तुम्हारा एक्स पे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिया हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन का एक सिंपल सा इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको हम कंपेयर करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ। यहाँ पर हमारा y किसके साथ मैच हो रहा है? इसके साथ, क्योंकि y एक्सिस पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो y इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। चीज़ क्लियर है? x क्या है? x है न्यू, x है न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी। m क्या है? वो h के बराबर है। m क्या है? वो h के बराबर है, मतलब प्लांक कांस्टेंट के बराबर है। m क्या होता है? स्लोप होता है। m किसको बोलते हैं? स्लोप को। और c जो है वो किसके बराबर है? वो है माइनस एच न्यू नोट के बराबर। ठीक है, माइनस ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल के बराबर। चीज़ क्लियर है? अब अगर तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर हमें दिया हुआ है तो उसको प्लॉट कैसे करते हैं, अगर हम ग्राफ की बात करें तो कैसे किया जाता है, तो सिंपल सी चीज़ समझोगे कैसे किया जाता है। मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास वो 2 पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट्स को ऐड करके हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा कि हमें वो 2 पॉइंट चाहिए, जहाँ पर क्या हो, हमें वो 2 पॉइंट चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, तो 2 पॉइंट कैसे मिलेंगे? तो एक पॉइंट मैं देखूंगा वाई एक्सिस के ऊपर, एक पॉइंट देखूंगा मैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट अगर हमें चाहिए तो वाई एक्सिस पे पॉइंट चाहिए तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? 0। इस पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर लाइन पर एक्स पूरा क्या रहेगा? 0। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे एक्स क्या रहेगा? 0। तो y की वैल्यू अपने पास क्या है? y की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो इस कंडीशन में न्यू की वैल्यू क्या रहेगी? 0।
तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। पुट करके देखते हैं, y की वैल्यू मुझे पता लगानी है, x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू 0, ठीक है, माइनस एच न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है, 0 हो गया। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी, मतलब अगर इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरा माइनस एच न्यू नॉट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मुझे एक पॉइंट तो ये मिल गया, बिल्कुल चीज़ है। एक और पॉइंट कैसे मिलेगा, इस एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इस एक्स एक्सिस पे न्यू है, इस पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स एक्सिस पे अपना वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई क्या है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो इसको 0 करते हैं, 0 इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस एच न्यू नोट, बिल्कुल। तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट, है ना। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे न्यू की वैल्यू चाहिए। तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल न्यू नोट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो न्यू नोट कुछ यहाँ पर होगा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ। तो मुझे 2 पॉइंट मिल चुके हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। आई थिंक तुम्हें क्लियर होगा। तो ये ग्राफ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कैसे बनाया मैंने इस ग्राफ को, मैंने तुम लोगों को इसमें क्लियर किया है कि मैंने इसको रिलेट किया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, जो कि होता है एक बेसिक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो उससे रिलेट करके मैंने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। तो आज के जो भी लेक्चर के अंदर मैंने तुम लोगों को समझाया है वो पूरा का पूरा समझाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से एक बार एक छोटा सा रिवीजन में तुम लोगों को यहाँ पे करवा देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर मेटल के ऊपर जब कुछ लाइट एक्सपोज होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करता है, ठीक है। वो लाइट की जो एनर्जी होती है वो 2 तरीके से यूज़ में ली जाती है। पहला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड मेटल उसको कम करने में, और सेकंड बाकी एनर्जी चली जाएगी इलेक्ट्रॉन को दे दी जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, जिसको हमने देखा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है एक तरीके से वो मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के करने के लिए, ठीक है। फिर हमने कुछ फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले के अंदर सबसे मेन फॉर्मूला अपना रहेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, जहाँ पर हमने W भी यूज़ किया जिसको वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बोला जाता है, न्यू नोट की यूज़ किया जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, फिर हमने लेमडा नोट भी यूज़ किया जिसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला जाएगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ की जाएगी, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर। अब इसके क्वेश्चंस क्या है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, तो डिफरेंट वेराइटीज़ हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। उससे पहले की है कि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसका डेरिवेशन हमें क्लियर होना चाहिए। और आई थिंक ये ग्राफ भी तुम लोगों को क्लियर होगा, जिसको मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया है, और क्यों बनाया है उसको मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ, जो कि तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि छोटा है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की वैरायटी ज़्यादा होने की वजह से मुझे इसका एक और पार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए कॉन्सेप्ट रीड करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं तुम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस करवाता हूँ, जिसमें तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेक्चर के नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके तुम आराम से लिख सकते हो, चीज़ें समझ सकते हो। बाकी तब तक के लिए मेरी तरफ से रहेगा बाय।